नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर लेकर आई हूँ मैं आत्मा का इंतकाम अनोखी दुल्हन का पार्ट 4। तो दोस्तों, मेरी यह कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की आत्मा का इंतकाम अनोखी दुल्हन पार्ट 4। इधर दरवाज़ा खोलते ही पारस ने जो देखा उससे उसका डर के मारे खून जम गया। डर की एक दर्द लहर उसके पूरे शरीर को कांपने लगी। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से आवाज़ निकली, तुम यहाँ कैसे। वह जैसे जड़ होकर रह गया। बाहर एक अत्यंत भयानक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। उधड़ी हुई खाल लटक रही थी। पारस भागना चाहता था, चीखना चाहता था, पर न तो वह भाग पा रहा था न ही चीख पा रहा था। कौन है वह। अपनी माँ की आवाज़ को सुनकर पारस को थोड़ा होश आया। वह मुड़ा और अंदर के लिए भागा। माँ की आवाज़ ने उसके अंदर थोड़ी हिम्मत भर दी। उसे थोड़ी सी उम्मीद बंध गई कि शायद मैं अंदर घर में भागकर जाऊं तो बच जाऊं। जैसे ही उसने दरवाज़ा को पार करना चाहा तो उसे तेज झटका लगा। वह औरत उसके सामने खड़ी थी और दरवाज़ा रोके उसे बड़ी खूंखार निगाहों से देख रही थी। बड़ी जहरीली आवाज़ में वह बोल, बच कर कहाँ जाओगे, मेरे पीछे आओ आओ। उस औरत की आवाज़ में जाने क्या था कि पारस एक बार भी मना नहीं कर सका। उसने चूं तक नहीं की। गूंगे की तरह चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दिया, जैसे वह किसी डोरी से खिंचा चला जा रहा हो। उधर लक्ष्मी देवी को जब अपनी बात का जवाब नहीं मिला तो देखने गई कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी। पारस पारस पुकारते हुए उसकी निगाहें दरवाजे पर गई तो उन्हें जोरदार झटका लगा। दरवाज़ा खुला पड़ा था। किसी अनहोनी की आशंका से उसका कलेजा काँप उठा। पारस ने उनको जवाब क्यों नहीं दिया। लगभग भागते कदमों से उन्होंने पारस के कमरे में झाँका तो उनका दिल धक से रह गया। पारस का कमरा खाली पड़ा था। उनकी छठी इंद्रियों ने उसको सचेत किया कि कोई घटना घटने जा रही है। उन्होंने शोर मचाकर अपने घर में सबको जगा दिया। वह बाहर भागी। बाहर अंधेरा उजाले की रोशनी में उन्हें दिखाई दिया कि किसी काली परछाई के पीछे पारस जा रहा था। इतनी दूर से साफ साफ कुछ नहीं दिख रहा था। कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देने पर ही परछाई किसी औरत की लग रही थी और उसके पीछे जाने वाले की चाल ढाल पारस की लग रही थी। लक्ष्मी देवी उसके पीछे लपकी। उनकी आवाज़ सुनकर कॉलोनी के लोग अपने अपने घरों के दरवाजे खोलकर बाहर आ गए। उनके हाथों में टॉर्च थी और पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। क्या हुआ, क्या हुआ। काय का शोर मच गया। लक्ष्मी की बात को सुनकर और मामले की असलियत को जानकर सभी लोग पारस की तरफ लपके। कोई पारस को ले जा रहा है, घेर लो, पकड़ो पकड़ो, कौन है, मारो मारो का शोर मच गया। जल्दी ही पारस को और उस औरत को सब लोगों ने घेर लिया। सब लोगों के मन में एक ही प्रश्न था कि यह औरत है कौन जो इतनी रात को पारस को बुलाकर क्यों लिए जा रही है, और इस पारस को क्या हो गया है जो ना इतने शोरगुल के बावजूद किसी की बात का जवाब नहीं देता है और ना ही रुक रहा है। उसके पीछे पीछे क्यों चला जा रहा है। मामले की तह तक जाने के लिए कुछ उत्साही युवकों ने टॉर्च की रोशनी उस औरत के चेहरे पर डाली और उनके मुंह से जोरदार चीखें निकली। वे बेहताश वापस अपने घर की तरफ भाग खड़े हुए। ऐसा विभत्स चेहरा और ऐसी डरावनी नज़रें तो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। उनका यह हाल देखकर औरत जोर जोर से ठाका मारकर हंसी। यह ऐसी हंसी थी जिसने वहां मौजूद लोगों के कलेजे को दहला दिया, जो मौत को भी जोत दे। ऐसी डरावनी हंसी उन्होंने तो अपने कभी जीवन में कभी नहीं सुनी थी। औरत की जोरदार ठाके की हंसी उनका पीछा कर रही थी। जिन युवकों ने उसे औरत को देखा था उनके होश ठिकाने पर नहीं थे। तभी जोरदार बिजली कड़की। वहां मौजूद लोगों ने उस औरत का चेहरा देखा तो चीखते हुए सभी लोग वहां से भागने लगे। थोड़ी ही देर में गली खाली थी। एक भी इंसान वहां पर मौजूद नहीं था। अपने घर की खिड़कियों की झर्रियों से सब वहां जो दिखाई दे रहा था उसे देखने की और जो सुनाई दे रहा था उसे सुनने की कोशिश कर रहे थे। अब वहां पर केवल लक्ष्मी, पारस और वह औरत और पारस के घर वाले ही थे। लक्ष्मी देवी मदद के लिए चिल्ला रही थी लेकिन किसी की भी
हिम्मत नहीं थी जो वहां आता। उसने तेज धार वाला चाकू निकाला और पारस की गर्दन पर मारा। पारस जीवा होते हुए बकरे की तरह चिल्लाया। लक्ष्मी देवी, उनके पति और उनका बेटा पारस को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन उस औरत ने बला की फुर्ती और ताकत का परिचय देते हुए सबको एक ही हाथ का इतनी जोर से झटका मारा कि वह बहुत दूर जा गिरे। लक्ष्मी देवी फटी फटी आंखों से उस औरत को देख रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उस औरत ने पारस की कलाई पर तेज धार वाले चाकू के गहरे घाव कर दिए। अब पारस की गर्दन से खून के फव्वारे छूट रहे थे और कलाइयों से खून लगातार बह रहा था। लक्ष्मी देवी और घर का कोई भी सदस्य आगे बढ़ता तो उस औरत का भरपूर हाथ उन लोगों के ऊपर पड़ता, लेकिन अब मदद के लिए कॉलोनी से कोई भी नहीं आ रहा था। उसके बाद औरत ने उसके ऊपर कैन भरकर तेजाब डाला। घर वालों की आंखों के सामने ही पारस की इतनी दुर्दशा होती रही, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। उस औरत के सामने किसी एक की नहीं चली। पारस की यह हालत देखकर लक्ष्मी देवी बेहोश हो गई और देखते ही देखते वह औरत गायब हो गई। कुछ ही देर में लक्ष्मी को होश आया। लक्ष्मी तड़पते हुए पारस के पास पहुंची। यह क्या हो गया बेटे? कौन है वह? वहाँ पारस ने लड़खड़ाती जुबान से कुछ कहना चाहा। बताओ बेटा, कौन है वह? पारस की आंखें डर से और तकलीफ से फटी हुई थीं। उसकी गर्दन एक तरफ से ढलक गई। पारस जा चुका था। लक्ष्मी देवी धड़ मार मार कर रोने लगी। उसके साथ सभी परिजन विलाप करने लगे। मीनू, आज क्या बना रही हो? हंसते हुए कौशिक ने पूछा। मीनू किचन में थी। उधर से निकलते हुए कौशिक अपने आप को रोक नहीं सका और कुछ न कुछ बातें करने के बहाने से किचन के गेट के पास आकर खड़ा हो गया। मीनू इस समय बहुत ही खुश थी। उसका चेहरा खिला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मीनू दिनों दिन और निखरती जा रही है। एक अजीब सी आभा उसके चेहरे पर झलक रही थी। मीनू के सामने एक डायरी पड़ी हुई थी। उसने देखा कि लाल पेन से मीनू ने किसी चीज़ पर क्रॉस लगाया है। ओहो, तो आप डायरी भी लिखती हैं? मुझे नहीं पता था। कौशिक ने हंसते हुए अपना सवाल मीनू की तरफ उछाला। चलिए हटिए जी आप। डायरी को अपने पीछे छिपाते हुए मीनू ने नकली गुस्सा जाहिर की। किसी की पर्सनल चीज़ों की ऐसे नहीं देखते। कौशिक को अपनी भूल मालूम हुई। वाकई में किसी की पसंद चीज़ों को ऐसे नहीं देखना चाहिए। यह सभ्यता के खिलाफ होता है। वह भावनाओं में कुछ ज़्यादा ही बह गया था। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने पछताने वाली नज़रों से मीनू की तरफ देखा और बोला, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अब दोबारा से मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कौशिक की ऐसी सूरत और पछताने वाली मुद्रा को देखकर मीनू खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या बुरा मान गए? मैंने ऐसे सेंस में तो नहीं कहा था। मेरा मतलब था कि मैं जब डायरी लिखती हूँ तो मुझे कोई देख ले तो मुझे शर्म आती है, और जब मुझे शर्म आएगी तो मैं आगे डायरी लिख ही नहीं पाऊंगी। मैं जब पूरी डायरी लिख लूँगी तब आप पढ़ना। ओके, जैसा आपका हुक्म। आपका कहना मेरे सिर आंखों। नाटकीय मुद्रा में कौशिक ने इस ढंग से कहा कि मीनू को अपनी हंसी रोकनी मुश्किल हो गई। अच्छा जी। मीनू फिर दिल खोलकर हंसी। आप बातें तो बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन बताओ, क्या सचमुच आपको बुरा तो नहीं लगा जो मैंने मना किया? नहीं नहीं, इस बार कौशिक थोड़ा गंभीर हो गया। मेरी निगाहों में आपका सम्मान सबसे ऊपर है, उसके बाद कोई और बात। मीनू की आंखों में एक रंग आया और गुजर गया। उसके चेहरे के भाव तेजी से बदले और फिर वह सामान्य हो गई। कौशिक एक लड़की के बारे में जितना जानता उसके अनुसार थोड़ा आगे बढ़ता, लेकिन तभी मालूम पड़ता कि नहीं, जितना वह दिख रही है उसके पीछे कुछ और भी है। तब उसके लिए वो फिर से अनजानी रह जाती। यह नज़रों का दिलचस्प और लुभाना खेल था जो लुका छिपी का खेल के रूप में चल रहा था। कभी कौशिक को लगता कि उसको अपनी तरफ भुला रही है। अपनी खिलखिलाती हुई हंसी और आंखों के मौन संदेश से उसको अपनी तरफ खींच रही है, और जब वह पास जाने की कोशिश करता है वह मर्यादा और संस्कार को याद दिला देती है। उसके मन में क्या चल रहा है कौशिक को पता लगाना मुश्किल ही हो पा रहा है, लेकिन कौशिक का दिल उसकी प्यार भरी नज़रों का, उसके प्यार के इजहार का इंतजार कर रहा है। वह उसकी नज़रों की भूल भुलैया में उलझकर रह गया है। उसका मन उसी के आसपास भटकता रहता है
जितना ही वह उसे दूर जाने की कोशिश करता है उतनी ही तेजी से उसका दिल मीनू की तरफ खिंचता चला जाता है। उसे महसूस होता है कि मीनू सब जानती है, लेकिन वह उसे जानबूझकर परेशान कर रही है। मन ही मन मीनू उसको चाहती है, लेकिन वह कहती क्यों नहीं। आज सौम्या नहीं है, वह अपने दोस्त प्रियांशु के यहाँ कल गया हुआ है। प्रियांशु के घर में भी सौम्या सदमे से बाहर निकल नहीं आ पाया, बल्कि यहाँ आकर तो वह प्रियांशु के ख्यालों में और भी उलझ कर रह गया था। आज सवेरे ही इंस्पेक्टर भुवन शाह न्यायालय के आकर लंबी पूछताछ की थी। उसने पड़ोसियों से प्रियांशु के माँ बाप से जानकारी ली और फिर जब उसने सौम्या को देखा तो भौहें को सिकोड़ते हुए उस नज़र पर जमाते हुए पूछा, तुम तो शायद उस दिन पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मिले थे ना। हाँ, मैं उसका दोस्त हूँ। वो मेरा बहुत ही अजीब दोस्त था, पर वह बीच में ही साथ छोड़कर चला गया। कहते कहते सौम्या का गला भर आया। हाँ, मैंने तुमसे कहा भी था कि तुमसे पूछताछ करूँगा। अच्छा, जब वह तुम्हारा इतना अजीज दोस्त था तब तो तुम्हें पता ही होगा कि उसका किसी से लड़ाई झगड़ा था। क्या ऐसा लड़ाई झगड़ा जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। भुवन शाह न्यायालय ने कुरेदना चाहा नहीं। वह लड़ाकू झगड़ालू नहीं था, उसका किसी से झगड़ा नहीं होता था। एक्चुअली दोस्त तो मेरे बहुत हैं, लेकिन गहरे दोस्त हम 4 ही थे। शुरू से ही हमारा 4 दोस्तों का ग्रुप था। हम साथ साथ रहे। उसके बाद पढ़ाई के बाद हम लोग अलग अलग हो गए। अलग ज़रूर हो गए, लेकिन भी जब भी कोई ख़ास काम होता तब हम लोग एक दूसरे को इनवाइट करते हैं और शामिल होते हैं, और हमारा संपर्क अभी भी बना हुआ है। यह चांस की बात थी कि मैं बेंगलोर में नौकरी के सिलसिले में यहाँ आ गया और यहीं प्रियांशु भी रहता है। सौम्या ने विसुरते हुए बताया। कौन कौन से 4 दोस्त थे? सौम्या ने उदास स्वर में बताया। एक तो यही प्रियांशु था जो यहाँ बेंगलोर में रहता था, दूसरा पारस जो राजेंद्र नगर दिल्ली में रहता है और मेरा मौसेरा भाई भी है, तीसरा विक्रम भी दिल्ली में ही रहता है और चौथा मैं। भुवन सान्याल ने अपनी नज़रें सौम्या पर गड़ते हुए पूछा, जब यह यहाँ रहता है तो तुम्हारा इतना गहरा दोस्त कैसे हुआ, जबकि तुम दिल्ली में रहते हो? सौम्य कहता है, सर कहाँ तो है, हम चारों लोगों ने पढ़ाई एक साथ ही की है, दिल्ली से ही। उसके बाद हम लोग अलग अलग हो गए। फिर दोस्त होने के लिए क्या ज़रूर है कि एक शहर में रहते हो। हमारी बातचीत फेसबुक के माध्यम से होती रही। समय के अंतराल में हमारी दोस्ती को कम नहीं किया, बल्कि आगे चलकर वह बहुत और भी पक्की हो गई। उसका नेचर, उसकी बातें, उसकी हॉबीज़ सब कुछ मुझसे मिलता जुलता था। एक सा नेचर के होने के कारण ही हम लोग इतना करीब थे। जब हम पक्के दोस्त हो गए तो हमारे घर में भी एक दूसरे का आना जाना हो गया, और अब तो हमारा इतना व्यवहार चलता है कि उसके घर वाले हमारे यहाँ आते हैं, हमारे घर वाले उसके यहाँ जाते हैं। सर, जान पहचान और प्रेम कोई शहर, गांव, राज्य की सीमा में नहीं बढ़ सकता है। ओहो, आप तो पूरी फिलॉसफी समझाने पर लग गए, बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं। इंस्पेक्टर सान्याल ने व्यंग से भरा हुआ स्वर सौम्या को खटका। वह चुप रहा। इस समय वो वैसे भी अपने को बहुत थका थका सा महसूस कर रहा था और किसी की बात अच्छी नहीं लग रही थी। बार बार उसका मन होता कि कहीं से प्रियांशु चला आए और उसे देखने को मिल जाए। कभी कभी उसे लगता कि वह भयानक सपना देख रहा है। अभी थोड़ी देर में जागेगा और सब ठीक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा दुख की बात तो उसे यह लग रही थी कि उसके इतने सुंदर हंसते खिलखिलाते दोस्त की दुर्दशा कैसी हो गई थी। प्रियांशु का वह चेहरा जब वह याद कर लेता तो उसके बदन में झुरझुरी दौड़ जाती। इंस्पेक्टर सान्याल ने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, बहुत शीघ्र ही तुमसे आकर मिलूंगा, क्योंकि मिलने वालों की लिस्ट में तुम्हारा भी नाम शामिल है। सबसे अंत में प्रियांशु तुमसे भी मिला था। दूसरी, तुम्हारे साथ उसका कनेक्शन भी है। ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई गहरी साजिश है। यह हत्या किसने की और क्यों की, और इसका क्या मकसद हो सकता है, क्योंकि बिना वजह कोई हत्या नहीं होती। और जिस तरह से इसकी हत्या हुई है उसे देखकर लगता है कि मारने वाले के मन में इसके प्रति बहुत ही नफरत और गुस्सा है, तभी इतनी दुर्दशा की है। और जाहिर सी बात है, जब इतना भयानक गुस्सा है तो कारण भी कुछ भयानक ही हो रहा होगा। कहकर सान्याल ने एक्सरे करने वाली नज़रों से सौम्या को देखा। सौम्या एक बारगी काँप उठा। उसे लगा सान्याल की
उसके अंतर को भी भेदती चली जा रही हैं। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की और कहा, सर आप छानबीन करिए। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे दोस्त का हत्यारा सबके सामने हो। उसमें मेरे सहयोग की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं करूँगा। ईशान लिया। और क्या बताया तुमने? तुम्हारा दोस्त पारस और विक्रम है। उनके भी नाम पता मुझे नोट कराओ। उनको भी बुलाकर उनसे भी पूछताछ करनी होगी। जी सर। सौम्या ने पारस और विक्रम के नाम पता ईशान को नोट करा दिए। फिर सानल ने सौम्या से कहा, देखो अभी तुम मुझे न बताओ, वह तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम चारों इतने पक्के दोस्त और इसका राज तुम्हें पता ना हो। और जो इसकी इतनी निर्मम हत्या हुई, इसका कोई बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बिना उद्देश्य की हत्या नहीं होती। वह कारण तुमको पता है, मैं जानता हूँ। तुम बता नहीं रहे हो और ना बताकर तुम अपने दोस्त के साथ गद्दारी कर रहे हो। यह बात सौम्या को तीर की तरह चुभी। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और ऐसी कौन सी बात है जो सौम्या इंस्पेक्टर को नहीं बता रहा है, ये जानने के लिए मेरी ये कहानी सुनते रहें। धन्यवाद।